हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई स्टोरी में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट और सपोर्ट से हमें अगली स्टोरी बनाने का नया जोश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और दिलचस्प कहानी, बिलियनेयर्स सीक्रेट लाइफ। निशा ने मुझे पहचान लिया है। उस दिन अंजुम लोहिया ने निशा को अपने ऑफिस आने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अहान ने आखिरी वक्त में निशा को बचा लिया। उसने लोहिया परिवार को घुटनों पर लाकर निशा से माफी मांगने पर मजबूर भी कर दिया। जब अहान ने अपने खेल शुरू किए तो लोहिया परिवार बर्बाद हो गया। उस दिन निशा को लगा कि लोहिया के फोन पर जो आवाज उसने सुनी थी वो अहान की थी, और शायद लोहिया परिवार भी अहान गिल का नाम ले रहा था। लेकिन निशा तब तक शो में नहीं आई थी। तब से लेकर आज तक निशा ने जिंदल परिवार से लेकर अपने सभी शुभ चिंतकों की छानबीन की। हालांकि जितना उसने पता लगाने की कोशिश की उतनी ही उलझती गई। आज तक निशा को उस अनजान मददगार का कोई सुराग नहीं मिला था। लोगों की माने तो किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन निशा जानती थी कि अहान ने लोहिया परिवार को बर्बाद कर दिया है। हैरानी की बात यह थी कि अहान ने इसका श्रेय लेने की कोशिश भी नहीं की। निशा ने भी पता लगाने की कोशिश की, पर आज तक उसे समझ नहीं आया था कि अहान इतना सब अकेले कैसे कर सकता है। हाँ, बस इतना पता चला कि उस दिन लोहिया के शेर कौड़ियों के मोल बिक गए थे। निशा को 90% यकीन था कि ये सब अहान का ही काम था। आखिरकार निशा ने रूफ से पूछ ही लिया कि क्या बाहर खड़ी कार उसकी है। GTR के 50 साल पूरे होने पर कंपनी ने खास तकनीक वाली सिर्फ 50 कारें ही बनाई थी। ये 50 लिमिटेड एडिशन कारें दुनिया भर के खास लोगों को ही मिलती थी। जरूरी नहीं था कि कार का मालिक बहुत अमीर हो, पर यह जरूर सच था कि जिसे ये कार मिली थी वो कोई आम इंसान नहीं था। निशा का सवाल सुनते ही तृप्ति दौड़ी हुई बाहर आई। उसने आज तक रूफ को कभी कार चलाते नहीं देखा था। जब वो बाहर आई तो उसने वहां एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। कार इतनी खूबसूरत थी कि उससे नजरें हटाना मुश्किल था। नकुल भी कार देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान जैसा हारा हुआ इंसान इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है। कार देखकर उसने कहा, नामुमकिन। अहान जैसे हारे हुए इंसान के पास स्पोर्ट्स कार कैसे हो सकती है? वो उसे किराए पर भी नहीं ले सकता था। तृप्ति ने अहान का हाथ पकड़ा और पूछा, ध्रुव, सच सच बताओ, क्या ये कार तुम्हारी है? अहान समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। क्या उसे सच बता देना चाहिए? सबकी निगाहें अब भी अहान के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन निहाल ने उसे अपनी पहचान न बताने को कहा था। उसे निहाल की हर बात माननी थी। अहान को चुप देखकर निशा समझ गई कि अहान दिखावा करने वालों में से नहीं है। निशा कई सालों से इस धंधे में थी। वो सैकड़ों लोगों से मिल चुकी थी। उसने कई तरह के लोग देखे थे। उसकी छठी इंद्री उसे बता रही थी कि उस दिन वो अनजान हेल्पर रूफ ही था। तभी निशा बोली, मां, आपने अहान को गलत समझा। लोहिया परिवार एक नंबर का दुष्ट और खतरनाक परिवार है। वे एक नंबर के चालाक, धोखेबाज और दुष्ट लोग हैं। अगर अहान न होता तो आज आपकी ये बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती और हमारा परिवार तबाह हो जाता, और आपकी तृप्ति नदी में कूदकर अपनी जान देने को तैयार थी। वो आज आपके सामने सिर्फ अहान की वजह से खड़ी है। निशा की बात सुनकर मिसेस जिंदल स्तब्ध खड़ी रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर नकुल और निशा एक ही बात कह रहे थे तो मिसेस जिंदल सिर्फ निशा पर ही भरोसा कर सकती थी, और निशा की बातें उनकी समझ से परे थी। इसके अलावा निशा अपने पूरे परिवार का गौरव थी। वो घर की सबसे समझदार लड़की थी, बाकी भाई बहनों की आदर्श थी। अगर वो किसी का सामना न कर पाती तो शायद पूरा परिवार बिखर जाता। मिसेस जिंदल ने अपनी दोनों बेटियों और फिर ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव को लेकर उनका सारा गुस्सा पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को शैतान बताया गया था वो उनके परिवार का रक्षक था। मिस जिंदल ने आंसू पोंछते हुए रूफ की तरफ देखा और रोते हुए स्वर में कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है या नहीं, तो मुझे माफ कर दो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया भी कैसे अदा करूं?
हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया है, तुम लोग बैठो और बातें करो। ये कहकर मिस जिंदल खुद को रोने से बचाने के लिए किचन में चली गई। ये देखकर सबसे ज्यादा खुश तृप्ति थी। तृप्ति जब भी आहान को घर बुलाती तो उसके सामने उसकी बेइज्जती ही होती थी। तृप्ति को आहान हमेशा एक रहस्यमयी व्यक्ति लगता था। अब निशा की बातें सुनकर वो और भी हैरान हो गई। तृप्ति आहान के सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो घबरा रही थी। निशा ने आहान को बैठने के लिए जगह दी। आओ आहान, यहां बैठो। और जैसे ही आहान बैठा, तृप्ति और निशा उसके दोनों ओर बैठ गई। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा कैसे नाश करता हूं। यह कहकर नकुल गुस्से में पैर पटकता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। जाते हुए उसने सामने रखा फूलदान तोड़ दिया और पीछे मुड़कर आहान की तरफ देखा और बोला, आहान, जितना जी लेना है जी ले। तुम्हारे पास बस आधा घंटा है। आधे घंटे के बाद मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और तुम सब ध्यान से सुन लो। पिछली बार जिंदल परिवार इसलिए बर्बाद होने से बच गया था क्योंकि तुम लोग हमारे सामने नहीं आए, और शायद तुमने भी मुझे वैसा ही लोहिया समझ लिया है। इस बार तुमने हमें छेड़ने की कोशिश की है और हम तुम्हारा नाश कर देंगे। और निशा जिंदल, तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो। तुम बहुत काबिल हो ना। आओ देखते हैं तुम अपने परिवार को कैसे बचाती हो। मैं तुम सबको नाश कर दूंगा। ये कहकर नकुल पलटा और पैर पटकते हुए चला गया। जिंदल परिवार के लगभग सभी बुजुर्ग वहां मौजूद थे। बंगले के बाहर लॉन में बहुत सारे लोग खड़े थे। नकुल की बात सुनकर सब डर गए। आज तक अगर किसी ने नकुल के परिवार को छेड़ने की कोशिश की होती तो उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता। नकुल का परिवार खतरनाक था और अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता था। आज नकुल ने जिंदल परिवार को चुनौती दी थी और अब ये सारी मुसीबतें जिंदल परिवार को भी डस सकती थी। इसके अलावा जिंदल परिवार की नकुल के परिवार से प्रतिद्वंद्विता थी। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, न पैसों के मामले में, न ही राजनीतिक या नौकरशाही संबंधों के मामले में। सच कहूं तो नकुल का परिवार जब चाहे जिंदल परिवार के कारोबार को कुचलकर बर्बाद कर सकता था। जिंदल परिवार का ज्यादातर नफा नुकसान नकुल के परिवार से जुड़ा था। ये सब देखकर मिस्टर जिंदल का मन खाना बनाने का नहीं रहा। सिर्फ उनका मन ही नहीं, जिंदल परिवार का सब कुछ खत्म हो गया था। आज जिंदल परिवार का मुख्य वर्ग उनसे नाराज हो गया था और उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। निशा के दूसरे चाचा अंदर आए और निशा से बोले, निशा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? तुमने क्या किया? क्या तुम्हें उनकी हैसियत का अंदाजा नहीं है? अभी पिछले महीने ही जस्सी परिवार ने हमारे साथ 80 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसी कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत हमारे परिवार की सब्सिडियरी कंपनी चल रही है। उनकी बात खत्म होते ही निशा के दूसरे अंकल बोले, छोड़ो ये सब। क्या तुम भूल गए हो कि जस्सी वालों ने कितनी बार हमारी मदद की है, कितनी बार हमें आगे बढ़ने के मौके दिए हैं? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तभी एक और अंकल अंदर आए और बोले, पागल हो क्या? इतनी छोटी सी बात पर ऐसा कौन करता है? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? निशा चुपचाप बैठी सुन रही थी क्योंकि उसके अंकल जो कह रहे थे वो सही था। नकुल जस्सी के पिता जगमीत जस्सी ने कई मौकों पर जिंदल परिवार का साथ दिया था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। निशा एक आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, लेकिन अंकल, अब हमें इस सोच से बाहर आना होगा कि हमें किसी के सहारे की जरूरत है। अगर हमें आगे बढ़ना है और अपनी जगह बनानी है तो हमें इससे ऊपर उठना होगा। ये कहकर निशा ने गहरी सांस ली और बोली, वो हमारी तरक्की में रोड़ा है, एक दिन तो उसे हटाना ही था। अब आज ये मौका आ गया है। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। अगर वे हमारे इतने ही शुभ चिंतक थे तो जब लोहिया हमारे साथ खेल रहे थे तब उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने कहा था कि तुम लोग लोहिया को खुद संभालो। जवाब में एक अंकल ने प्यार भरी आवाज में निशा को समझाने को कहा, लेकिन बेटा, वे नकुल की शादी तृप्ति से करवाना चाहते थे। और तभी निशा ने अंकल को बीच में ही टोकते हुए कहा, अंकल, ये बातें तो कभी न कभी कही ही होंगी। आप ही सोचिए कि अगर नकुल तृप्ति को इतना चाहता था तो उसके परिवार के किसी सदस्य ने कभी बात आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसकी माँ हमेशा हमारे घर आती जाती रही है। क्या उन्होंने कभी अपनी तरफ से बात आगे बढ़ाने की कोशिश की? बस हम लोग यही सोचकर खुश हैं।
एक पल की खामोशी के बाद निशा ने आगे कहा, एक बात और, तृप्ति कोई छोटी बच्ची नहीं है। तभी किसी ने उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की। क्या वो नकुल को पसंद करती है या नहीं, किसी ने पूछा। फिर निशा ने अपना स्वर थोड़ा नरम किया और आगे कहा। उसने कहा, हमें समझना होगा कि हर कोई लालची होता है, हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है। अगर उन लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमने भी उनके लिए पैसे कमाए। आज वे जो कुछ भी है आपकी मेहनत और समझदारी की वजह से है, वरना उनके परिवार में ऐसा कौन है जिसे थोड़ी भी बिजनेस की समझ हो। हमारी मेहनत और समझदारी की वजह से ही वे आज इतने बड़े हो पाए हैं। इसके बाद निशा ने तृप्ति और उसकी मां की तरफ देखा और कहा, अब जिंदल परिवार आगे बढ़ने से जुड़ी सलाह देते थे। ये एक तरह से बिजनेस गुरु टाइप की टीम थी। उन्हें जस्सी परिवार का भी काफी सहयोग मिला। उनके साथ मिलकर उन्होंने कई जगहों पर अपना पैसा लगाया था। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से एक फोटो निकाली और दोनों बहनों को दिखाई। फोटो देखकर निशा ने पूछा, अंकल, क्या ये उस टीवी प्रोग्राम एंजेल की प्रोड्यूसर है? ये कहकर निशा फोन के थोड़ा पास आ गई और फोटो को ठीक से देखने लगी। तो अंकल बोले, देखो निशा, इस टीवी प्रोग्राम में कुछ चुनिंदा निवेशकों का ही पैसा लगा है। वे अपने निवेश के बदले रिटर्न चाहते हैं, इसलिए मुनाफा भी ज्यादा है। जस्सी परिवार की मदद से मैंने भी इसमें 20 रुपए करोड़ का निवेश किया है। अंकल के मुंह से 20 रुपए करोड़ सुनकर दोनों बहनें ईशान अंकल की बात और भी ध्यान से सुनने लगी। 20 रुपए करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। ये ईशान अंकल की जीवन भर की कमाई थी। किसी परिवार ने इस टीवी कार्यक्रम में 1 रुपया करोड़ का निवेश किया था और वे सबसे बड़े निवेशक भी थे। हालांकि उससे भी बड़ा एक निवेशक था जिसका अतापता नहीं था। ईशान अंकल ने आगे कहा, लेकिन मैं आप लोगों को अपने निवेश के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कहते हुए ईशान अंकल ने एक फोटो जूम की। फोटो निशा और तृप्ति के सामने थी। दोनों बहनें फोटो देखकर हैरान रह गई। निशा ने आश्चर्य से फोटो को देखा, फिर उसकी नजर आहान की कार पर पड़ी। निशा ने आश्चर्य से पूछा, अंकल, ये क्या है? निशा और तृप्ति ने देखा कि फोटो में कार और आहान की कार लगभग एक जैसी थी। दोनों बहनों को देखते हुए ईशान अंकल ने कहा, आप दोनों बिल्कुल सही सोच रही हैं। आहान की निशा ईशान अंकल की बातें अच्छी तरह समझ गई थी। निशा ने अपने स्तर पर आहान के बारे में काफी जानकारी जुटा ली थी। आहान एक बेचारा लड़का था। अंकल ने आगे कहा, नकुल सही कह रहा था। वो आधे घंटे में आहान से सब कुछ छीन सकता है। वो ये कार भी आसानी से छीन सकता है जिसे आहान चला रहा है। इस टीवी कार्यक्रम में ज्यादातर पैसा उसके पिता ने लगाया है। हालांकि 100 रुपए करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आहान को इस टीवी कार्यक्रम से निकालने के लिए ये काफी है। ईशान अंकल की बातें सुनकर जिंदल परिवार में सभी लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि जिंदल परिवार को एक गरीब कॉलेज जाने वाले लड़के ने धोखा दिया है और निशा ने आहान की वजह से जस्सी परिवार को परेशान कर दिया है। नकुल ने उन्हें आधे घंटे का समय दिया था। आधे घंटे के बाद आहान बर्बाद हो जाएगा। आहान जो झूठा अभिमान दिखा रहा है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। ईशान अंकल ने निशा को समझाया, निशा, आहान बहुत होशियार लड़का है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आहान जानता हो कि ये गाड़ी, ये कपड़े, ये पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसीलिए उसने तृप्ति से नजदीकियां बढ़ा ली। उसे पता है कि तृप्ति की मदद से वो आगे और भी पैसे कमाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद अंकल ने आहान की 2 तस्वीरें निकाली और निशा और तृप्ति को दिखाते हुए कहा, ये आहान की 2 तस्वीरें हैं। एक इस टीवी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले की, एक बाद की। ध्यान से देखो, आहान गिल पहले की और दूसरी बाद की। दोनों बहनों ने आहान की तस्वीर देखी। आहान बिल्कुल अलग दिख रहा था। पहली तस्वीर में वो एक बार में वेटर की ड्रेस में था और दूसरी में वो एक शॉपिंग मॉल में जीटीआर के सामने खड़ा इंटरव्यू दे रहा था। आहान क्या जवाब देगा जब ये सवाल उसके सामने रखे जाएंगे? ईशान अंकल की बात में कितनी सच्चाई थी? अब ये तुम दोनों पर निर्भर है कि तुम नकुल के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहती हो। बस इतना याद रखना कि जस्सी परिवार के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं और तुम्हारे रिश्ते का सीधा असर हमारे व्यापार पर पड़ेगा।
बेहतर होगा कि तुम उसे मना लो, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे में अहान सब कुछ गवा देता। ईशान अंकल ने दोनों बहनों को अपनी समझ के हिसाब से जिंदल परिवार के लिए जो भी सही था समझाया। ईशान अंकल सही थे, क्योंकि जिस टीवी कार्यक्रम में ईशान अंकल बात कर रहे थे, लगभग अलग अलग प्रतियोगियों को उनके प्रायोजकों और निवेशकों द्वारा चुना गया था। यही कारण है कि अहान की पहले और बाद की तस्वीरों में बहुत अंतर था। यह स्पष्ट था कि अहान पहले एक गरीब लड़का था जो अपना पेट पालने के लिए बार में काम कर रहा था, और इस टीवी कार्यक्रम में चुने जाने के बाद वो अचानक एक अमीर आदमी बन गया। तृप्ति को यह भी याद आया कि अहान की मां एक अस्पताल में अपना खून बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहती थी। उस दिन तृप्ति ने अहान की मां की पैसों से मदद की थी, और उस दिन के बाद ही अहान और तृप्ति एक दूसरे के करीब आए थे। लेकिन तृप्ति जानती थी कि अहान ने कभी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। तृप्ति अहान से एक तरफा प्यार करती थी। दूसरी ओर निशा लंबे समय से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। आज इतनी सारी जानकारियां एक साथ उसके पास आ गई थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन अहान जानता था कि ईशान अंकल की बातों में कई झोल है, और अहान ने जिंदल परिवार को लोहिया से तभी बचाया था जब वो इस टीवी प्रोग्राम में आए भी नहीं थे। लेकिन ये बातें उसके अलावा किसी और को नहीं पता थी, और निहाल ने उसे अहान कौन है ये बताने से मना किया था। निशा ने काफी देर तक सोचा, फिर वो अहान के पास आई और उससे एक सवाल पूछा, अहान, क्या ये जीटीआर तुम्हारी है? अहान ने बस हाँ में जवाब दिया। निशा ने सिर हिलाया और अहान की तरफ देखा। निशा बिल्कुल शांत लग रही थी। अभी जब निशा की मां अहान को घर से निकालना चाहती थी, तब निशा अहान के लिए अपनी मां से लड़ गई थी। मां ने ही अहान को घर से जाने से बचाया था। इसीलिए निशा ने पूछा, तो अहान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कार की ऑन रोड कीमत क्या है? सवाल सुनकर अहान ने गहरी सांस ली। उसे निहाल पर गुस्सा आ रहा था। निहाल ने उसे इस कार की कीमत कभी पता ही नहीं चलने दी थी। अहान समझ नहीं पा रहा था कि निशा को क्या जवाब दे। अहान वैसे भी कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अगर जानता भी होता तो सेकंड हैंड कार खरीदना पसंद करता। अहान के चेहरे पर तरह तरह के भाव दिख रहे थे, और वहां मौजूद जिंदल परिवार के सभी लोग अहान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तृप्ति भी इसमें शामिल थी। उसका जवाब बताएगा कि क्या वो सच में इतना अमीर है, क्या वो कोई भिखारी है जिसे किसी टीवी प्रोग्राम की वजह से कुछ पैसे मिल गए हैं। अहान सच में कार का रेट नहीं जानता था, नहीं वो कोई कीमत बता पा रहा था। उसने तृप्ति की आंखों में देखा और कहा, मुझे नहीं पता निशा, मुझे इस कार की कीमत नहीं पता। निशा ने निराशा में गहरी सांस ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। रूफ को तो उस कार की कीमत भी नहीं पता जो वो चला रहा है। वहां मौजूद लगभग सभी लोग खड़े हो गए। अहान के जवाब ने सबको बता दिया कि अहान कौन है। ये सामान्य ज्ञान की बात है कि जीटीआर ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पर जो 50 कारें लॉन्च की थी, उनकी आधार बोली कीमत $1,00,000 थी, और उस कार की खरीद कीमत कम से कम $1 करोड़ यानी 75 रुपए करोड़ होगी। ये कीमत 2018 की थी। अगर अहान को कीमत नहीं पता थी तो कम से कम वो अंदाजा तो लगा सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सका। तभी ईशान अंकल की निशा जानती थी कि अगर वो जस्सी पर निर्भर रहे तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवार में सबको लगता था कि जस्सी जैसे लोगों को छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए। दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे, तो रिश्ते क्यों खराब करें, वो भी अहान जैसी लड़की के लिए। अहान को इस टीवी प्रोग्राम से निकालना जस्सी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। चले जाओ, मैं तुमसे जिंदल परिवार की भलाई के लिए कह रहा हूं। और ये कहते ही उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए। उसके हाथ कांपना कम हो गया था। अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो न कुछ कह पा रहा था, न कुछ सोच पा रहा था। उसकी हालत देखकर उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने उसे हिलाया और फिर पूछा, ईशान, ईशान क्या हुआ? चिंतित अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए लोगों को लगा कि अंकल को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने अपना मोबाइल बढ़ाया और उन्हें कुछ दिखाया। दूसरे अंकल ने फोन हाथ में लिया और उसे देखा। ईशान अंकल एंजेल इन्वेस्टर ग्रुप नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे
नवीनतम संदेश की ओर इशारा कर रहे थे। ईशान अंकल ने क्या देखा? क्या ईशान अंकल निशा को मना पाएंगे? एडमिन ने जमीर सिंह जस्सी को हटा दिया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज नोटिफिकेशन के साथ आया। एंजेल इन्वेस्टर्स ग्रुप के प्रिय सदस्यों, हमें आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि हमने जैस्मिन सिंह जस्सी को हमारे एंजेल नामक टीवी कार्यक्रम में निवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। एडमिन को अभी इसके पीछे के कारणों के बारे में कुछ भी बताने से मना किया गया है, लेकिन हम अगली निवेशक बैठक में इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमने बहुत सोच विचार और पूरी सावधानी के बाद ये निर्णय लिया है। आपने हमारे टीवी कार्यक्रम में जो विश्वास दिखाया है उसके लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रति आपका विश्वास और प्यार पहले जैसा ही बना रहेगा। सबके चेहरों पर आश्चर्य था। सिर्फ निशा और तृप्ति को कुछ अंदाजा था। वो समझ पा रही थी कि ऐसा किसने किया होगा। निशा ने आहान की तरफ देखा और पूछा, जसमीत अंकल को एंजेल से कौन निकाल सकता है? आहान ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना ये गाड़ी मेरी है, पर शायद किसी ने सुना ही नहीं। पूरे घर में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। ईशान जिंदल काफी देर तक सदमे में रहे। जसमीत सिंह जस्सी उनके लीडर थे। जस्सी ही थे जिन्होंने ईशान को एंजेल में निवेश करने का मौका दिया था, जिन्होंने एंजेल में इतना पैसा लगाया था। उन्हें अपने बचाव में कुछ कहने का मौका दिए बिना ही ग्रुप से निकाल दिया गया। दूध में पड़ी मक्खी की तरह जसमीत ने 100 रुपए करोड़ का निवेश किया था। ऐसे निवेशक को कौन इतनी बुरी तरह से निकाल सकता है? जसमीत सिंह जस्सी की हालत देखकर ईशान अंकल ने आहान को बाहर निकालने के लिए ग्रुप में टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट कर दिया। वो डर गए। अगर उन्हें भी ऐसे ही बाहर निकाल दिया गया तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है? पूरे ग्रुप में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस बारे में एक शब्द भी बोल सके। इनमें से कई निवेशक जसमीत के जानने वाले थे। जसमीत ने कई लोगों को इस टीवी शो में निवेश करने का मौका दिया था। ईशान ने डरते हुए आहान को देखा। ईशान अंकल ने मन ही मन पूछा, क्या आहान ने ऐसा किया है? उसने कहा था कि ये कार उसकी है। इसके बाद उन्होंने अपनी घड़ी देखी। नकुल को घर से निकले अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। नकुल ने कहा था कि आधे घंटे बाद आहान सब कुछ खो देगा, लेकिन आहान अभी भी वहीं सही सलामत बैठा था। जब निशा को पता चला कि जस्सी को बाहर निकाल दिया गया है तो उसने हैरानी से ईशान अंकल से पूछा, क्या हो रहा है ईशान अंकल? क्योंकि जसमीत सिंह जस्सी को ग्रुप से बाहर कर दिया गया था तो जाहिर था कि अगला नंबर ईशान का ही होगा। जसमीत ने ईशान अंकल को निवेश का मौका दिया था। ईशान अंकल काफी देर तक अपना फोन देखते रहे। उन्हें लगा कि उन्हें भी निकाले जाने का मैसेज आ रहा होगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, मैं इस ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहता, मुझे मत निकालो। ईशान अंकल नहीं चाहते थे कि कोई उनसे इतना अच्छा निवेश का मौका छीन ले जो उन्हें इतनी मुश्किल से मिला था। 5 मिनट ऐसे ही बीत गए, लेकिन ईशान अंकल को ऐसा लगा जैसे 5 सदियां बीत गई हों। ईशान समय नहीं काट पा रहे थे। तभी तृप्ति का फोन बजा। तृप्ति ने फोन उठाया तो देखा कि नकुल का कॉल था। नकुल का कॉल देखकर तृप्ति ने तुरंत मुंह बनाया और फोन वापस रख दिया। लेकिन ईशान अंकल ने जल्दी से तृप्ति का फोन उठाया और पूछा, नकुल, क्या बात है? ईशान अंकल ने नकुल से पूछा। उन्होंने स्पीकर भी ऑन कर दिया। ईशान अंकल जानते थे कि दोनों परिवारों का रिश्ता कभी भी टूट सकता है। अगर जिंदल परिवार इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभालता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन सब हैरान थे कि फोन के दूसरी तरफ बोलने वाला शख्स नकुल नहीं, बल्कि नकुल के पिता जसमीत सिंह जस्सी थे। ईशान जिंदल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंदल परिवार? ये लोग खुद को क्या समझने लगे हैं? जसमीत की आवाज से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है और ईशान की दलीलें नहीं सुनना चाहते थे। नहीं, उन्हें किसी सफाई की जरूरत थी। दूसरी तरफ ईशान जिंदल डर से कांप रहे थे। जिंदल परिवार पिछले कई सालों से लगातार मुनाफा कमा रहा था और तरक्की कर रहा था। परिवार बुरे दौर से गुजर रहा था। ये सोचकर ही ईशान डर गए। ईशान ने जसमीत को समझाने की कोशिश की और कहा, जस्सी, मेरे दोस्त, चिंता मत करो, हम इस मामले को देख रहे हैं। जल्द ही मैं तुमसे मिलकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन जसमीत काफी गुस्से में थी और बदतमीजी करने लगी थी। मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। एक नौकर जो अपने मालिक से बात करना भी नहीं जानता।
वो मुझे क्या स्पष्टीकरण देगा। जसमीत ने दिखा दिया था कि उसके पास किसी भी तरह की बातचीत का कोई मौका नहीं है। गलत कहा था। सिर्फ तृप्ति ही थी जो नकुल से नाराज थी, लेकिन उसमें भी गलती नकुल की ही थी। नकुल ने पूरे कॉलेज को बता दिया था कि तृप्ति उसकी गर्लफ्रेंड है। नकुल तृप्ति के घर आया और ऐसे बर्ताव किया जैसे वो नकुल का ही घर हो। उसने तृप्ति के मेहमान आहान को भी घर से भगाने की कोशिश की। मना करने पर नकुल अब जिंदल परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। निशा और उसके सभी चाचा समझ गए कि जसमीत सिंह जस्सी जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रहा है। बच्चों के झगड़े की वजह से कोई इस तरह व्यापारिक रिश्ते नहीं तोड़ता। खैर, नकुल और उसके पिता जसमीत को नहीं पता था कि आहान जिंदल परिवार की मदद के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है। नकुल की धमकी का मजाक उड़ाते हुए आहान ने कहा, नकुल, मैं सच में देखना चाहता हूं कि जस्सी परिवार क्या कर सकता है और तुम उन्हें दिखा सकते हो कि जस्सी परिवार कितना ताकतवर है। मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अपने पिता से कहो कि एक बार अपना मोबाइल चेक कर लें। उन्हें एंजेल के निवेशक समूह से निकाल दिया गया है। जसमीत सिंह जस्सी जिंदल परिवार को सबक सिखाने के मूड में था। उसे आहान की बातें मजाक लग रही थी। जसमीत एंजेल टीवी के इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे इस कार्यक्रम में अच्छा मुनाफा होने का यकीन था, लेकिन जसमीत ने इसमें एक खास वजह से निवेश किया था। उसे पता चल गया था कि एंजेल में एक बहुत बड़ा निवेश एक रहस्यमय निवेशक ने किया है, जिसके सामने जसमीत कुछ भी नहीं थी। जसमीत ने उस निवेशक का पता भी पता कर लिया था और एक दिन पहले उसके बंगले पर उससे मुलाकात भी की थी। जसमीत उस निवेशक की नजरों में आना चाहता था और उसके साथ अच्छे संबंध भी बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपना मोबाइल खोला और देखा कि आहान सही कह रहा था। जसमीत को ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। दूसरी ओर इस बात से अनजान नकुल बोलता रहा, बाबा, कृपया उसे समझाएं। आपने इस टीवी शो में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है और आप आहान को एक पल में बाहर कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी बोलते हुए नकुल की नजर अचानक अपने पिता के चेहरे पर पड़ी और वो चुप हो गए। जब जसमीत सिन्हा जस्सी ने देखा कि आहान सही कह रहा है तो उसे वास्तव में ग्रुप से बाहर कर दिया गया, लेकिन किस्मत से उसके पास एंजेल शो के सबसे बड़े निवेशक का कॉन्टैक्ट डिटेल्स था। जसमीत ने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया कि उसे ग्रुप चैट से क्यों निकाला गया। मैसेज भेजते ही जसमीत चौंक गया, क्योंकि उसका मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। जसमीत को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से कहा, ये क्या हो रहा है? जवाब में फोन के दूसरी तरफ से आहान की आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे सब कुछ छीनना चाहते थे ना? क्या हुआ? मैं कब तक इंतजार करूं? मैं देखना चाहता हूं कि जस्सी परिवार कितना पावरफुल है। इस बार आहान का लहजा पहले से ज्यादा सख्त था। जसमीत ने 100 करोड़ का निवेश किया था, लेकिन उसे ऐसे निकाला गया जैसे कोई भिखारी को भगा देता है। आहान कई सालों से उनके करीब था। इतने सालों में उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब चीजें अलग थी। अब वो जिंदल परिवार को मुश्किल में नहीं देख सकता था। आहान की मां जब अपना खून बेचने अस्पताल गई थी तो तृप्ति ने उन्हें रोक लिया था। आहान उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। आहान को लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। जसमीत जिस रहस्यमयी निवेशक के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद आहान गिल था। और जसमीत जिसके साथ खुद को इतना ताकतवर समझ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि आहान का बटलर निहाल था। उधर नकुल ने जब अपने पिता का मोबाइल देखा तो वो बोल पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अचानक कैसे हो गया? आज सुबह पापा ने नकुल को बताया था कि कल रात उनकी मुलाकात एक बड़े आदमी से हुई थी और आज शाम तक पापा पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे। कल रात नकुल के पिता जिस आदमी से मिले थे वो एक अधेड़ और शांत स्वभाव का आदमी लग रहा था। वो अकेले ही पूरी दिल्ली को कई बार खरीद बेच सकता था, लेकिन वो स्वभाव से बहुत विनम्र था और खुद को छिपाकर रखना पसंद करता था। पिता का फोन देखकर नकुल की जो हालत हुई, वही आहान को देखकर पूरे जिंदल परिवार की हुई। ईशान, जिंदल, निशा, तृप्ति और बाकी परिवार आहान को आश्चर्य से देख रहे थे। आहान को इतनी सख्ती से पेश आते देख एक अंधा व्यक्ति भी अंदाजा लगा सकता था कि वो रहस्यमय व्यापारी आहान था।
जिसने जसमीत को एंजेल इन्वेस्टर ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। अहान ने सभी को एक्सक्यूज मी कहा, अपना फोन उठाया और बाहर चला गया। जैसे ही अहान बाहर गया, सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। निशा के एक चाचा ने निशा को देखा और पूछा, ये क्या है अहान? दूसरे ने उसी लहजे में जवाब दिया, हमारी समझ से परे। एक और चाचा की आवाज आई, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखता कि वो इतना अमीर है। मुझे अभी भी संदेह है। उनसे सहमति जताते हुए ईशान अंकल ने कहा, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जस्सी को आधे घंटे के भीतर बाहर निकाल दिया गया है। क्या ये अहान का काम है या सिर्फ एक संयोग है? क्योंकि जब अहान से कार की कीमत पूछी गई थी तो वो बताने में असमर्थ था। ईशान अंकल, अल्ट्रा रिच लोगों के लिए कार की कीमत जानना जरूरी नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए कार की कीमत मायने रखती है। हम जैसे गरीब लोग कार खरीदने से पहले कीमत देखते हैं, लेकिन जब अल्ट्रा रिच लोग कार खरीदने जाते हैं तो जिस चीज पर वे सबसे कम ध्यान देते हैं वो है कार की कीमत। ईशान अंकल ने निशा की बात के समर्थन में अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे। एक विश्वविद्यालय के छात्र के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वह जसमीत जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को समूह से बाहर कर सके? इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल था। तभी तृप्ति ने इशारा किया। अहान वापस आ रहा था। अहान ने अपना फोन जेब में रखा और निशा के फोन पर नकुल से कहा, तुम्हारा आधा घंटा कब बीत गया? तुम्हारी बातें बहुत आशाजनक नहीं लग रही हैं। लेकिन नकुल को अभी भी समझ नहीं आया कि अहान की आवाज में अचानक इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया। नकुल गुस्से से फुफकारा, अहान, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। इतना दिखावा मत करो। हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि जिंदल परिवार को कैसे खत्म करना है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप अपनी आंखों से देखिए कि जिंदल परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है। नकुल की बातें सुनकर निशा ने अपने चाचा को इशारे से बताया कि वो सही कह रही है। अहान ने बहुत ही शांति से नकुल की बातों का जवाब दिया। नकुल, जिंदल परिवार को छूने से पहले आपको मुझसे अनुमति लेनी होगी, और मैंने आपको अभी तक अनुमति नहीं दी है। इसके बाद अहान की आवाज में अपने आप एक प्रकार का अहंकार आ गया। उसने नकुल को धमकाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अमीर लोग कैसे होते हैं। इसके बाद अहान ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। अहान ने अपनी बात सिर्फ एक वाक्य में समाप्त कर दी, मैं इस जस्सी परिवार के व्यवहार से थोड़ा नाराज हूं। निहाल अहान की इस एक लाइन का मतलब अच्छी तरह से जानता था। फोन के दूसरी तरफ से निहाल की आवाज आई, चिंता मत करो अहान सर, हम इस पर काम कर रहे हैं। निहाल ने एक छोटा सा जवाब दिया और बात खत्म हो गई। अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, अहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे तो अभी से हंसी आ रही है। जब तुम्हें पता चलेगा कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं, तब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो पता भी नहीं कि हमारे साथ कितने ताकतवर लोग हैं। इतना कहकर नकुल ने फोन काट दिया। इसके बाद नकुल ने अपने पिता जसमीत की तरफ देखा और पूछा, पापा, ये क्या हो रहा है? हम क्या करने वाले हैं? जसमीत खुद हैरान थे और अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए थे। उन्होंने नकुल से कहा, अपने 20 साल के बिजनेस करियर में मैं उनके जैसा इंसान कभी नहीं मिला। मैंने कल भी उनके साथ डिनर किया था। उनकी हर हरकत में एक राजसी शान थी। उन्होंने शाही परिवार को भी शान शौकत से पीछे छोड़ दिया था। सच कहूं तो मुझे हैरानी हुई कि इतने पैसे वाला, इतना सज्जन, इतना शानदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दिल्ली में रहता है, लेकिन उन्होंने जो किया वो मेरी उम्मीद से परे है। बिना तो हमारे परिवार पर इसका कोई खास असर नहीं होगा, है ना? नकुल की बात सुनकर जसमीत का चेहरा थोड़ा और उदास हो गया। उसने नकुल को समझाते हुए कहा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जसमीत कुछ और कहना चाहती थी पर चुप रही। जब से इस टीवी कार्यक्रम में निवेश का मौका आया है, ये रहस्यमयी निवेशक भी आगे आया है। इस कार्यक्रम में मुनाफा कई गुना बढ़ने वाला है। इसका असर निवेशक पर भी पड़ेगा और यही आने वाले समय में एक कारोबारी परिवार की हैसियत तय करेगा। नकुल ने फिर पूछा, अब क्या करें? नकुल बेसब्री से अहान को सबक सिखाने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो एक मौका पाने के लिए बेताब था ताकि वो अपना बदला ले सके। इसीलिए नकुल बार बार अपने पिता से पूछ रहा था,
दूसरी ओर जिंदल परिवार ने बिना किसी तैयारी के जस्सी परिवार से मुंह मोड़ लिया था। सब कुछ इतना अचानक और तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने का भी वक्त नहीं मिला। बातों बातों में नकुल ने कहा कि वे लंबे समय से जिंदल परिवार से छुटकारा पाना चाहते थे और अब वे जिंदल परिवार को बर्बाद कर देंगे। पूरा जिंदल परिवार डरा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत उन्हें ऊपर की ओर खींच रही हो। अगर वे अपने कदम पीछे हटाते तो पता नहीं कहां गिरते और अगर एक कदम आगे बढ़ाते तो पता नहीं कहां जा रहे। एक बात तो तय थी कि इस खेल में या तो वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते या फिर उन्हें उठने के नए मौके मिलते। निशा जोखिम उठाने वालों में से थी, लेकिन पूरा परिवार ऐसा नहीं था। निशा के एक चाचा ने निशा की तरफ देखा और पूछा कि अब हम क्या करेंगे। जस्सी कह रहा था कि उसने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। निशा को खुद नहीं पता था कि ऐसे में क्या करे। उसने अपने सभी चाचाओं की तरफ देखा और कहा, जस्सी, परिवार से आजाद होना मेरी योजना का हिस्सा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद निशा ने आहान की तरफ देखा और पूछा, आहान, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है जो हमारी मदद कर सके? सबकी निगाहें आहान पर टिकी थी। सब आहान का जवाब सुनने के लिए उत्सुक थे। मुझे लगता है कि हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है? सबकी निगाहें आहान पर टिकी थी। जिंदल परिवार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा था और आहान रात के खाने को लेकर परेशान था। सब एक दूसरे को घूर रहे थे। ऐसे मौके पर खाने की बात कौन करता है? सभी अंकल बेशक आहान से परेशान, निराश और नाराज दिख रहे थे। निशा अकेली थी जो आहान की बात पर मुस्कुराई। उसे अंदाजा हो गया था कि जिंदल परिवार को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे। निशा ने आहान का जादू एक बार पहले भी देखा था। निशा जानती थी कि लोहिया परिवार सिर्फ 1 घंटे में जमीन पर आ गया है। उस दिन निशा वहां थी और लोहिया परिवार के सभी सप्लायर, पुराने पार्टनर आदि भी मौजूद थे। उनके सभी शीर्ष कर्मचारी, यहां तक कि बचपन के दोस्त भी लोहिया छोड़ चुके थे। 1 घंटे बाद लोहिया परिवार में हर कोई घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था। वे चुराया हुआ कैलिफोर्नियम भी लौटाने को तैयार थे। निशा बेफिक्र थी कि अगर आहान इतना मस्त दिख रहा है तो इसका मतलब उसने सारी तैयारी कर रखी होगी। इसलिए निशा ने तृप्ति को इशारा किया। तृप्ति आहान को डाइनिंग टेबल पर ले गई और मुस्कुराते हुए बोली, आओ आहान, आज तुम मेरी माँ के हाथ का खाना खाकर मुझे बताना। ये कहकर तृप्ति आहान को खाना परोसने लगी। आहान पूरे दिन भूखा था। खाते ही आहान खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से खाया ही न हो। आधे से ज्यादा खाना खाने के बाद आहान ने बाकी सबकी तरफ देखा। उसने देखा कि अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया है। ये देखकर आहान शर्माते हुए बोला, क्या बात है, तुम लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि इस समय किसी का भी खाने का मूड नहीं था। डर के मारे सबकी भूख मर चुकी थी। ऐसे में खाने का एक निवाला भी कैसे खा पाते? आहान का हाथ थामे तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, ध्रुव, जब तुम अपने हो जाओ तो बताना क्या प्लान है। तृप्ति ने आहान का हाथ थाम लिया, लेकिन फिर भी वो अपने घरवालों के सामने काफी दूरी बनाए बैठी रही। तृप्ति और आहान ने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन तृप्ति को लग रहा था कि आहान उसका बॉयफ्रेंड है। हालांकि दोनों ने अभी तक इस बारे में औपचारिक रूप से बात नहीं की थी। आहान ने पेट भर खाना खाया। सब उसके पेट भरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आहान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। खाने के बाद आहान ने सबको शुक्रिया कहा। आज रात का खाना वाकई बहुत बढ़िया था। तृप्ति आंटी ने लाजवाब खाना बनाया था। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। आंटी के हाथ का खाना चखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मैं आंटी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे अपने घर में जो स्वागत किया और मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, आपका प्यार और स्नेह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज की रात मेरे लिए बहुत खास थी। मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगी। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। और आखिरकार आहान ने कहा, अब मुझे इजाजत दो, मुझे जाना होगा। आहान को इस तरह से जाते हुए सुनकर चुंडल परिवार में
हर कोई मायूस हो गया। अगर लोगों का बस चलता तो आहान को धन्यवाद का एक निवाला दे देते। इतने समय से हर कोई आहान का प्लान सुनना चाहता था और वो खाना खाकर जाने की बात कर रहा है और किसी सेलिब्रिटी की तरह धन्यवाद भाषण दे रहा है। ये कैसा मजाक हो रहा है? चुंडल परिवार आईसीयू में है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है और जब उनसे पूछा गया कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो वो खाना खाकर जाने की बात कर रहे थे। आखिर में ईशान अंकल से रहा नहीं गया और वो गुस्से में खड़े हो गए और बोले, तुम्हारा क्या मतलब है? ईशान अंकल को लगा कि आहान उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है, लेकिन वो ऐसे ही जाना चाहता था, जिससे पता चलता है कि वो जिंदल परिवार को उनके हाल पर छोड़ना चाहता है। जिस पर आहान ने समझाया कि मेरा आप लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें। जब तक मैं हूं, जिंदल परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये कहकर आहान खड़ा हो गया और निशा की ओर देखते हुए पूछा, निशा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगे? मैं तुम्हें अपनी कार दिखाना चाहता हूं। निशा अच्छी तरह जानती थी कि आहान ने क्या कहा। आहान निशा को अकेले में कुछ समझाना या बताना चाहता था। आहान ने निशा को फोन किया क्योंकि पूरे जिंदल परिवार में वही अकेली थी जो थोड़ी बोल्ड और काबिल थी। इसके अलावा वही अकेली थी जो जोखिम उठाने को तैयार रहती थी। निशा बहुत समझदार और समझदार थी। अगर आहान जस्सी परिवार को सबक सिखाना चाहता है तो उसे निशा को इन सब में शामिल करना होगा। निशा मान गई। इतना कहकर आहान निशा के साथ बाहर आ गया। निशा ने पूछा, क्या मैं गाड़ी चला सकती हूं? निशा को स्पोर्ट्स कारें बहुत पसंद थी। इसके अलावा गाड़ी चलाने के पीछे उसकी सोच ये थी कि जब आहान उसे अपना भविष्य का प्लान समझाएगा तो वो डिस्टर्ब ना हो। गाड़ी चलाते समय वो अपनी स्थिति ठीक से समझा नहीं पाएगा। आहान ने कार की चाबी निशा को दी और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया और दोनों चले गए। आहान ने तृप्ति को बाय कहा और कहा, बाय तृप्ति, तुम लोग चिंता मत करो, जिंदल परिवार को कुछ नहीं होगा। इसके बाद आहान ने ईशान की तरफ देखा और कहा, ईशान अंकल, आप लोग कुछ और कंपनियां खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परिवार जल्द ही कई कंपनियां खोने वाला है। आहान की बातें सुनकर ईशान की आंखें अविश्वास से खुली की खुली रह गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आहान पर भरोसा करे या नहीं। उसे बस इतना समझ आया कि आहान नाम का ये लड़का बहुत समझदार इंसान है और इसे खुद पर बहुत भरोसा है। आहान को शायद ये भी नहीं पता कि जस्सी परिवार की पहुंच कितनी दूर तक है, उनका कारोबार कितना बड़ा है और उनके पास कितना पैसा है। आहान निशा के साथ बैठा और चला गया। करीब 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद निशा ने पूछा, वैसे आहान, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रूव ने जवाब दिया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आहान, क्या तुम यही रहते हो? निशा देखकर हैरान रह गई। आहान, कुछ शानदार कॉटेज थे जो किसी शानदार बंगले जैसे लगते थे। होटल एक तरह से बनाए गए थे। यहाँ रहने का किराया लगभग 1 लाख रुपए प्रतिदिन था। ये दिल्ली का सबसे महंगा रिसोर्ट था। निहाल ने यहाँ अपने और आहान के लिए हमेशा के लिए एक बंगला बुक कर लिया था। यहाँ आने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। एक आम आदमी चाहे कितना भी पैसा कमा ले, फिर भी वो यहाँ डिनर के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ केवल वही लोग आ सकते थे जिन्होंने यहाँ की मेंबरशिप ली हो। निशा इस जगह को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आहान जैसा लड़का यहाँ रहेगा। निशा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारा घर पर पेट नहीं भरा था जो तुम यहाँ डिनर के लिए आ गए? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, घर का खाना मेरे लिए किसी लग्जरी से कम नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ किसी से मिलवाने लाया हूँ। इसके बाद आहान ने निशा को और कोई सफाई नहीं दी और सीधा द मिडल टर्न रिसोर्ट स्थित अपने बंगले पर चला गया। लेकिन निशा ये देखकर हैरान रह गई। उसने आहान को आवाज दी और पूछा, आहान, ये नकुल की कार है। वो आज इसी कार से हमारे घर आया था। लेकिन आहान मुस्कुराया और अपनी बात बस एक लाइन में ही खत्म कर दी। मैंने कहा ना कि हम किसी से मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हो? निशा थोड़ी अधीर हो रही थी, लेकिन आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने होठों पर उंगली रखी और निशा को चुपचाप अंदर आने को कहा। निशा उस पर हंस पड़ी। आहान को समझ नहीं आया कि इसमें हंसने वाली क्या बात है।
उसने निशा से पूछा तो निशा बोली, कुछ नहीं, बस एक बार पढ़ी हुई बात याद आ गई। जब एक बाघ काम कर रहा हो तो बाकी जानवरों को चुप रहना चाहिए। निशा की बात पर दोनों हंस पड़े, जिसके बाद दोनों चुपचाप रिजॉर्ट के अंदर चले गए। उधर द मिडलटन रिजॉर्ट में नकुल और जसमीत काफी देर से प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। दोनों के हाथ में एक तोहफा था और दोनों निहाल का इंतजार कर रहे थे। जसमीत सिंह जस्सी ने अपने बेटे नकुल को समझाया, देखो नकुल, आज पहली बार मैं तुम्हें ऐसे खास इंसान से मिलवाने लाया हूँ। हमें बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं। जब हम उनकी बात सुनेंगे तभी हमें अपना काम ज्यादा चतुराई से करना आएगा। और हाँ, एक बात और, ऐसे लोगों के सामने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। नकुल जसमीत की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि उसके पिता किसी भी हालत में इस टीवी कार्यक्रम में अपना निवेश नहीं गंवाना चाहते। उसने अपने पिता को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं पापा आपकी बात, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। नकुल जानता था कि जस्सी परिवार के लिए इस टीवी कार्यक्रम का क्या मतलब है। इसके अलावा नकुल इस जगह आकर और पैसों की चमक दमक देखकर पहले ही दबाव में आ चुका था। इसलिए नकुल कुछ हद तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने को तैयार था। तभी निहाल भी आता हुआ दिखाई दिया। अपने स्मार्ट सूट और मोटे चश्मे में निहाल बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा था। उसे देखकर जसमीत खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, शुभ संध्या सर, मेरा नाम जसमीत है। क्या आपको याद है, मैं आपसे कल मिली थी। जसमीत अमीर लोगों में से था, लेकिन निहाल के सामने वो ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो मान सम्मान और गरिमा बेमानी हो। दूसरी ओर नकुल निहाल को देखकर हैरान था। उसने अपने जीवन में कभी इतना तेज और सुंदर अधिकारी नहीं देखा था। निहाल के व्यक्तित्व में एक बल था जिसके सामने नकुल खुद को बहुत छोटा समझ रहा था। निहाल जसमीत से बात करने लगा, लेकिन निहाल की नजर दरवाजे पर थी, क्योंकि आहान भी निशा के साथ अंदर आ रहा था। जैसे ही नकुल ने निशा और आहान को आते देखा, उसने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया और कहा, तो आप लोगों तक खबर इतनी जल्दी पहुंच गई। आप लोग निहाल सर से मिलने आए और सोचते हैं कि वो अपना कीमती समय आप जैसे भिखारी को देगा। ये कहकर नकुल, आहान और निशा का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आहान इस स्थिति का आनंद ले रहा था। बेचारे नकुल को नहीं पता था कि नकुल उस व्यक्ति का रास्ता रोक रहा है जिससे वो और उसके पिता मिलने आए थे। आहान गुस्से का नाटक करते हुए नकुल से आदेशात्मक लहजे में कहा, नकुल, मेरे रास्ते से हट जाओ। नकुल को आहान का उससे इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, तू कौन होता है मुझसे इस तरह बात करने वाला, और तेरी हिम्मत भी है मुझसे इस तरह बात करने की। ये कहते हुए नकुल ने आहान को कंधे से धक्का दिया और कहा, आहान, हम अभी मिडलटन रिजॉर्ट में हैं, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। वरना आहान ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया और नकुल ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी धक्का मुक्की में नकुल के हाथ से रेड वाइन छलक कर आहान के कपड़ों और जूतों पर गिर गई। ये देख निहाल ने जसमीत से बात करना बंद कर दिया और जल्दी से नैपकिन पेपर का एक रोल ले आया। इधर नकुल ने आहान को डांटते हुए कहा, आहान के बच्चे, तूने ये क्या किया? तुझे इस रेड वाइन की कीमत पता है, तू इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और तू निशा, तुझे लगता है कि तू यहाँ आ सकती है? नकुल ने जानबूझकर सारा दोष आहान और निशा पर डाल दिया। तभी उसने निहाल को आते देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे माफ करना निहाल सर, उसे ठीक से चलना भी नहीं आता, पर तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम पापा से बात करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। पर निहाल ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही न हो। उसने आहान से रेड वाइन के बारे में पूछा और कहा, मुझे माफ करना मिस्टर गिल, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। निहाल को ऐसा व्यवहार करते देख नकुल, जसमीत और निशा बहुत हैरान हुए कि क्या निहाल इस स्पाइनिस्ट फेंकने वाले के सामने ऐसा व्यवहार कर रहा है। नकुल हैरान था कि निहाल आहान को मिस्टर गिल क्यों कह रहा है। वही जसमीत सोच रही थी कि वो लड़का कौन है जिसके लिए निहाल जैसा इंसान भी दौड़ा। आहान सर, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, वरना मैं किसी को यहाँ आने ही नहीं देता। निहाल के हाथ में रेशमी नैपकिन का पूरा बंडल था
और वो आहान के कपड़ों से वाइन साफ करने की कोशिश कर रहा था। आहान ने निहाल के हाथ से रुमाल लिया और बोला, तुम नहीं निहाल, ये मेरे कपड़ों से शराब साफ करेगा। आहान ने नकुल की ओर इशारा करते हुए कहा। नकुल को लगा कि उसने गलत सुना है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर आहान को बाहर निकलवाने ही वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान जैसा इंसान मिडिल रिजॉर्ट में क्या कर रहा है। आहान की बात पर निहाल बोला, आहान सर ठीक है, मैं साफ कर दूंगा। नकुल ये देखकर हैरान था कि निहाल आहान को कितना सम्मान दे रहा था। अभी 1 मिनट पहले ही नकुल ने निहाल को देखा था तो उसे लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया से आ गया हो। पीछे से जसमीत भी तेजी से आ गई। उसने अपने बेटे नकुल से पूछा, ये लड़का कौन है? नकुल, क्या तुम इसे जानते हो? नकुल सांस रोके खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा को आहान के बारे में क्या बताए। उधर आहान ने निहाल को रोकते हुए कहा, नहीं निहाल, उसे करने दो। आहान जानता था कि नकुल ने जानबूझकर उस पर रेड वाइन गिराई है। आहान के पीछे खड़ी निशा उसे देखकर हैरान रह गई। सब देख रहे थे। यहाँ आते ही आहान किसी बॉस की तरह पेश आ रहा था। निहाल भी उसे बॉस जैसी एज दे रहा था। सिर्फ नकुल ही नहीं, जसमीत भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा लड़का निहाल जैसे उच्च वर्ग के व्यक्ति को आदेश क्यों दे रहा है। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि निहाल उसकी बात ऐसे मान रहा था जैसे एक नौकर अपने मालिक की बात मानता है। जसमीत ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की और बहुत विनम्रता से पूछा, सर, क्या मैं जान सकता हूं? मेरा मतलब है कि मैं कहना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। जसमीत को यह समझाने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे कि उसने पूछा कि ये लड़का कौन है, इसीलिए सवाल पूछते समय वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन जसमीत एक बात अच्छी तरह जानता था कि बीच रिसोर्ट में जो व्यक्ति रुक था, दरअसल पैसों के साथ साथ वो बहुत ताकतवर और बुद्धिमान भी था, क्योंकि इस तरह से अपना पैसा निवेश करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए असाधारण ज्ञान की भी जरूरत होती है, क्योंकि इतने बड़े निवेश के लिए आर्थिक विश्लेषण से लेकर बाजार की परख और बाजार की जरूरत को समझने तक हर चीज की जरूरत होती है। ये सोचकर निशा को लगा कि शायद उसे आहान से प्यार हो जाएगा। उसे आज तृप्ति से जलन हो रही थी। जसमीत सिंह जस्सी कांप रहा था तो ये वही आहान था जिसे उसने ग्रुप चैट से बाहर कर दिया था। इतना ही नहीं, उसके बेटे नकुल ने उस पर रेड वाइन भी गिरा दी थी। जसमीत कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत नकुल को डांटा और कहा, जाओ और साफ करो। जसमीत की बातें सुनकर नकुल ने अपने बचाव में जवाब दिया, लेकिन पापा, वो तो आकर मुझसे लड़ पड़ा। उसकी गलती से उसके कपड़े गंदे हो गए। जसमीत ने नकुल को डांटते हुए गुस्से से कहा, मैंने कहा जाकर इसके कपड़े साफ कर। क्या तुम्हें हिंदी नहीं आती? जसमीत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो इस समय अपने बेटे पर हाथ नहीं उठा सकता था, वरना अब तक नकुल के गाल लाल हो गए होते। नकुल की आंखों में गुस्सा था। वो किसी भी हालत में आहान जैसे लड़के के जूते साफ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसके और आहान के बीच जमीन आसमान का फासला था। वो हिचकिचा रहा था और जसमीत आंखों से उससे मदद की भीख मांग रही थी। जब नकुल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा तो जसमीत ने कहा, ठीक है। हालांकि जसमीत अभी भी असमंजस में थी। जसमीत की नजर आहान पर पड़ी। आहान की आंखों में कोई भाव नहीं था। जसमीत को लगा कि उसका बेटा बेवकूफ है, जिसे अब भी समझ नहीं आया कि आहान जैसे निवेशक के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। जसमीत अभी भी अपनी जगह पर खड़ी सोच रही थी। नकुल ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि कहीं उसके पापा आहान के जूते साफ करने न लगे, इसलिए उसने मेज जोर से पटकी और चिल्लाया, चलो पापा। अब वहां मौजूद लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। आज जस्सी को पता चल गया होगा कि दूसरों पर क्या बीतती है। ये लोग अपने से कमजोर लोगों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अगर इन्हें वो नहीं मिलता जो ये चाहते हैं तो ये हंगामा मचाने लगते हैं। आज इन्हें अपनी औकात पता चल गई होगी। जसमीत ने जब ये सुना तो वो और भी असहज हो गई। अगर ये आज चले गए तो इन्हें फिर कभी इसमें निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। तभी नकुल गुस्से में वापस आया और जसमीत के हाथ से तोहफा छीनकर कूड़ेदान में फेंक दिया और बोला, पापा,
ये जानबूझकर हमारे साथ खेल खेल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें दूसरा मौका देगा? मिडल्टन रिजॉर्ट में ऊपर से नीचे तक लोग उन्हें देख रहे थे। जसमीत के पास कुछ कहने का मौका ही नहीं था, तो नकुल ने उसे समझाते हुए कहा, पापा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे अच्छे कनेक्शन हैं। आप शहर में कई लोगों को जानते हैं और ये लोग अभी अभी दिल्ली आए हैं। इनके कनेक्शन भी कम होंगे और अगर होंगे भी तो अस्थिर होंगे। जसमीत ने नकुल की बात का समर्थन करते हुए सिर हिलाया, लेकिन एक बात जो दोनों बेटों को नहीं पता थी वो ये कि जसमीत की कंपनी के ज्यादातर शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर किसी और के नाम कर दिए थे और कुछ बोर्ड मेंबर्स जिनकी जसमीत की कंपनी में 10% हिस्सेदारी थी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। जिन बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया था उन्होंने उन्हें कर्ज चुकाने के मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे। बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ कंपनी के कई अधिकारी भी रात के इस समय इस्तीफा देने लगे थे और अब जसमीत को भी खबर मिलने लगी थी। अब जसमीत को समझ आ गया था कि उसने किससे पंगा लिया है। अचानक जसमीत गुस्से से भड़क उठी। उसने नकुल को धक्का दिया और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने आहान का अपमान करने की कोशिश की। अगर तुम वहां नहीं होते तो आहान इतना गुस्सा नहीं होता। नकुल जानता था कि यह सब उसी ने किया है, इसलिए उसने अपने पिता से कहा, लेकिन पिताजी, मुझे क्या पता था कि यह फर्नीचर इतना महंगा होगा। एक बार इसे देखिए और इसके बटलर को भी देखिए, वो कहीं से भी अमीर नहीं दिखता। अभी दोनों बाप बेटे में बहस चल ही रही थी कि मिडल्टन रिजॉर्ट के बाहर एक विदेशी नंबर प्लेट वाली कार धीरे धीरे चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब दोनों बाप बेटे बाहर आए तो कार उनके ठीक बगल में रुकी। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, एक आदमी कार से निकलकर बाहर खड़ा हो गया और जसमीत से बोला, सर, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नकुल ने उसे ध्यान से देखा। वो हाव भाव में निहाल से काफी मिलता जुलता लग रहा था। दोनों के सूट भी लगभग एक जैसे थे, लेकिन ये आदमी निहाल से छोटा था। नकुल ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए नकुल के सवाल का जवाब दिया, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मैं क्या करने आया हूं, और अभी तुम बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। ये सुनकर जसमीत और नकुल एक साथ बोले, क्या? पर नकुल ने तुरंत खुद को संभाला और कहा, मतलब तुम मेरी क्या मदद चाहते हो? वो व्यक्ति बहुत मिलनसार लग रहा था। उसने तुरंत नकुल का कंधा पकड़ा और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हारे निवेश में किसी भी विदेशी का दखल बंद हो सके। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई सीधे सीधे बताता हूं। आहान सच में एक गरीब लड़का है, जैसा कि तुम खुद जानती हो, पर अचानक उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है और मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि देश से बाहर बैठी ताकतें कामयाब न हो सके। आहान को उसकी गलती की सजा मिल सकता, और आहान तो वाकई बहुत अमीर था। नकुल ने हैरानी से पूछा, वापस अपनी पुरानी हालत में। नकुल को समझ नहीं आया कि वो शख्स क्या कहना चाहता था, लेकिन नकुल के दिल में आहान के लिए जो गुस्सा था वो उसे रोक नहीं पा रहा था। तो नकुल ने पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि आहान कितना अमीर है? नकुल को तो ये भी नहीं पता था कि आहान के पास कितना पैसा है और उसे बर्बाद होने में कितना वक्त लगेगा। उस आदमी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं आहान से बेहतर जानता हूं कि उसके पास कितना पैसा है। मुझे ये भी पता है कि उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। मेरे पास आहान से जुड़ी सारी जानकारी है और मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। ये कहकर उस आदमी ने जेब से एक कार्ड निकाला और बोला, लेकिन तुम मेरी बात पर कैसे यकीन करोगे? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। जहां तक मुझे पता है, तुम लोगों को एंजेल नाम के एक टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया है ना? उस आदमी से मिलने के बाद जसमीत ठीक से सांस लेना भी भूल गई थी, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पूछा, जसमीत ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद उस आदमी ने और भी कई बातें बताई। जसमीत और नकुल हैरान थे कि उस आदमी को इतनी साधारण बातें कैसे पता चली। टीवी शो का ये मामला अब जसमीत की इज्जत पर आ गया था। उसे एक शो से बाहर निकाल दिया गया था। जब लोगों को पता चलेगा तो वे जसमीत की इज्जत करना छोड़ देंगे। जसमीत आहान से बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब तक ये नहीं कहा जा सकता था
कि अंदर खड़ा इंसान वो ऐसे बटलर को कैसे रख सकता है। निहाल हैरान तो हुआ पर उसे अपनी परेशानी बतानी ही पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले द मिडिल रिजॉर्ट में एक व्यक्ति आया था जिससे निपटना आसान नहीं है। वो मेरे ही कद का है। निहाल की बात काटते हुए आहान ने पूछा, क्या वो गिल परिवार का बटलर भी है? आहान के पूछने पर निहाल ने कहा, हाँ, गिल परिवार में कई बटलर हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और दुनिया का कोई भी कोना उनकी नजर से अछूता नहीं है। उन्हें पूरी दुनिया की हर चीज की जानकारी होती है। निहाल ने गहरी सांस ली और कहा, आहान, दरअसल मुझे दिल्ली नहीं आना चाहिए। दिल्ली में मेरा आना मना है क्योंकि यहाँ का जो बटलर इंचार्ज है उसके अलावा यहाँ कोई और किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकता। निहाल की बातें सुनकर आहान कुछ पूछ नहीं वाला था, लेकिन निहाल ने उसे अनसुना कर दिया। निहाल आमतौर पर ऐसा नहीं करता, इसलिए आहान ने सोचा कि निहाल की बातें ज्यादा मायने रखेंगी। इसलिए आहान निहाल की बातें सुनने लगा। निहाल बोला, मुझे अभी पता चला है कि जस्सी परिवार को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है जिससे वो एक नया टीवी शो शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम करने वाले हैं। आहान सर, क्या हमें अपने काम की स्पीड बढ़ानी चाहिए? जहां तक मुझे पता है जस्सी वाले ये शो 3 दिन के अंदर लॉन्च कर देंगे। आहान ने निहाल की बात मान ली और निहाल से पूरे विश्वास के साथ कहा, वो हमसे कैसे लड़ सकते हैं? उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जस्सी परिवार के पास पैसा और अच्छे कनेक्शन होने के बावजूद इस बार उनका सामना मुझसे है। आप चिंता मत करो, वो हमें हरा नहीं पाएंगे। और अगर जस्सी दिल्ली के सभी लोगों को इकट्ठा भी कर ले तो भी वो मुझसे पहले ये शो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। आहान आमतौर पर ऐसी बात नहीं करता था। आज आहान को क्या हो गया था? क्या आहान को खुद पर घमंड हो गया था? ये सोचकर निहाल हैरान रह गया। निहाल उसे समझाना चाहता था कि वो संभल कर रहे, लेकिन आहान ने आगे कुछ नहीं सुना और निहाल के कमरे से बाहर चला गया। आहान मिडलटन रिजॉर्ट के मुख्य निकास द्वार से बाहर जाने ही वाला था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। आहान ने ऊपर देखा, वहां एक महिला बलाला गाउन में खड़ी थी। उसने जो बंदो ड्रेस पहनी हुई थी वो काफी ग्लैमरस थी। उसके कंधे खुले हुए थे और उसकी छाती तक का आधा फिगर दिख रहा था। साथ ही उसकी बंदो ड्रेस कमर से थोड़ी नीचे थी, जिससे उसकी लंबी और खूबसूरत टांगे भी साफ दिखाई दे रही थी। आहान ने यहां आते समय इस महिला को यहां खड़े देखा था। उस समय भी आहान को ऐसा लगा जैसे वो महिला आहान पर नजर रख रही हो। संगीत, तुम रहने दो, वो तुम्हारे स्तर से बहुत ऊपर है, तुम कोशिश भी मत करो। उस महिला को देखकर एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा। वो महिला बहुत सुंदर थी और आहान ने देखा कि मिडलटन रिजॉर्ट में मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मिल्टन रिजॉर्ट की दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठी वो खूबसूरत महिला किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लाल धनुषाकार ड्रेस में उसका सांवला रंग और भी निखर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। उसे देखकर आहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता दक्षिण या उत्तर पूर्व भारत से होंगे। शायद यही उसकी खूबसूरती का असली राज था। जो भी उसे एक बार देख लेता उसे कभी भूल नहीं पाता। उसकी आंखों में जादू था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि वो कितनी आत्मविश्वासी है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो लोगों को दीवाना बना देती थी। उसके बाल वहां बहती हवा के साथ हिल रहे थे। द मिडल रिजॉर्ट जैसी अमीर जगह में भी किसी अल्फा मेल या शुगर डैडी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे बात करे। उसमें एक आत्मविश्वास था जो उसके हर हाव भाव में साफ झलक रहा था। बालकनी में उसका चुपचाप खड़ा होना ही लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ जाता था। उसकी वहां मौजूदगी ने पूरे रिजॉर्ट का माहौल बदल दिया। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। कुछ लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, कुछ बस इस खूबसूरती से अपनी आंखें भर लेना चाहते थे। लेकिन वो इन सब बातों से बेपरवाह थी। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वो चुपचाप खड़ी थी, शायद आहान को देख रही थी। आहान को शक था कि वो उसे देख रही है। उस महिला के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, सिर्फ वही जानती थी कि वो कौन है और क्या चाहती है। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने जाने की हिम्मत सिर्फ आहान में थी। आहान सीढ़ियां चढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? पास आकर उसे देखा तो आहान को लगा
कि वो कमाल की खूबसूरत है और उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। लेकिन असल में उसकी दमकती त्वचा उसकी उम्र का अंदाजा नहीं दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए आहान को देखा। फिर उसने आहान के सीने पर अपनी उंगली रखी और पूछा, क्या तुम टीवी प्रोग्राम एंजेल के मुख्य निवेशक हो? ये कहकर उसने धीरे से अपनी उंगली आहान के सीने पर फिराई और उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके इशारों से बचना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी उंगली धीरे धीरे आहान के चेहरे पर आ गई थी। आहान को न चाहते हुए भी उसका इस तरह उसके साथ खेलना अच्छा लग रहा था। आहान चाहकर भी उसे मना नहीं कर पा रहा था। आहान ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? आहान के सवाल पर वो महिला हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर आहान को ऐसा लगा जैसे सारे जंगली फूल एक साथ बरस रहे हों। उसने हंसते हुए और अपने हाव भाव दिखाते हुए कहा, मुझे कैसे पता? मैं तो लोगों को देखने में माहिर हूं। उसकी इस बात पर आहान ने कहा कि इसका लोगों को देखने से क्या संबंध है, लेकिन उस महिला को आहान के साथ खेलने में मजा आ रहा था। बिल्कुल आ रहा है। जसमीत आपके जैसे परिवार में बहुत घमंडी व्यक्ति है। उसने कभी किसी के सामने उतना नहीं झुका जितना आपने उसे मजबूर किया। उसके यहाँ आने के केवल 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये था कि जसमीत किसी अमीर व्यक्ति से मिलना चाहता था, ताकि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़े तो उसके पास एक बड़ा निवेशक हो। दूसरा कारण ये था कि जसमीत आपसे मिलकर आपको प्रभावित करना चाहता था। जस्सी परिवार दिल्ली पर राज कर रहा है और दिल्ली में ऐसा कोई नहीं है जो उसे इस तरह मजबूर कर सके। हालांकि केवल एक ही एंजेल टीवी शो है जिसमें वो निवेश करने के लिए खुद को इस हद तक झुका सकता है। उसे इस शो में पैसा लगाना पड़ा बस तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। शायद इसीलिए वो इतनी चापलूसी कर रहा था। महिला ने अपनी बात खत्म की और आहान की तरफ देखते हुए बोली, मैं लोगों को देखने में माहिर हूं। अब तुम मेरी बात पर यकीन करो ना। उसकी बात सुनकर आहान हंसते हुए बोला, वर है। आहान को हंसता देख महिला ने आंख मारी और कहा कि अगर मेरी बात सच निकली तो तुम मुझे इनाम देना। उसका हर हाव भाव आहान जैसी कॉलेज गर्ल की समझ से परे था। उसकी बात सुनकर आहान पसीने से तरबतर हो गया। वो क्या चाहती है? आहान ने खुद से कहा। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन वो जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने बेडरूम में रात बिताने के लिए कहूंगी? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के साहसपूर्वक कहा। फिर आहान को छेड़ते हुए बोली, इनाम के तौर पर मुझे किस करो। ये कहकर उस महिला ने अपने होंठ आगे कर दिए। उसे ऐसा करते देख आहान आश्चर्य से उसे देख रहा था। आहान के पैर कांप रहे थे। आहान असमंजस में था कि वो क्या करे। आहान ने इधर उधर देखा। सबकी निगाहें उन दोनों पर थी। वो महिला कुछ न कुछ देकर आहान का इंतजार कर रही थी और आहान डरा हुआ और असमंजस में था। उस महिला को देखने के बाद आहान के लिए मना करना मुश्किल था। आप बहुत ही नेक और मासूम हैं और मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगी, उस महिला ने हंसते हुए कहा। फिर वो गंभीर हो गई और आगे बोली, मैंने अभी देखा कि आपने जसमीत जैसे परिवार को एंजेल में निवेश करने से रोक दिया है और जिंदल परिवार, जिसकी सबसे बड़ी बेटी निशा जिंदल को आपने अभी घर भेजा है। ये लोग भले ही चले जाएं, जसमीत जितना निवेश नहीं कर सकते। उस महिला से बात करके आहान उलझन में पड़ गया। वो महिला पूरी तैयारी के साथ आई थी। आखिर वो कौन थी? जो भी थी उसमें काबिलियत थी, इसलिए आहान तुरंत तैयार हो गया। वो महिला एंजेल टीवी शो में निवेश कर सकती थी। दोनों ने एक दूसरे को फोन नंबर दिए और आहान द मिडिल रिजॉर्ट से चला गया। वो महिला अपनी जगह पर खड़ी चुपचाप आहान को जाते हुए देख रही थी। फिर उसने मन ही मन कहा, दिलचस्प बात है, बहुत दिनों से मुझे ऐसा दिलचस्प इंसान नहीं मिला, पर लगता है उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आहान और उस महिला को पता ही नहीं था कि कहीं दूर से निहाल उन दोनों को देख रहा था। उसे देखकर निहाल बोला, मैं आहान सर को इस खतरनाक औरत के बारे में बताना भूल गया। मुझे उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। पर ये एमा रिंगेटा यहाँ क्या कर रही है? इसे इस जगह के बारे में किसने बताया? एमा रिंगेटा के पिता मणिपुर से थे और एक आर्मी ऑफिसर थे। उनकी माँ तमिल थी। उन्होंने दुनिया के कई शहरों में अपना जीवन बिताया था। वो बेहद खूबसूरत थी।
उनका आभा मंडल बहुत शक्तिशाली था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि द मिडिल रिजॉर्ट में इतने सारे सेलिब्रिटीज मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को भी ईमा रिंगेटा जैसी लड़की को हैंडल करना नहीं आता था। दूसरी तरफ जिंदल परिवार के बंगले में सब बेसब्री से निशा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। ईशान अंकल बाहर लॉन में लगातार टहल रहे थे। वो घबराए हुए भी थे और निराश भी। जैसे ही उन्होंने तृप्ति को अपने सामने खड़ा देखा, उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे पापा को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। हमें उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। हमें उन्हें पूरी स्थिति बताकर वापस आने के लिए कहना चाहिए। अभी जर्मनी से ज्यादा यहाँ उनकी जरूरत है। तृप्ति बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि अगर आहान और निशा इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो पापा भी नहीं कर पाएंगे। उसी समय निशा भी आ गई। निशा को देखकर ईशान अंकल ने हैरानी से पूछा, तुम अकेली क्यों आ रही हो? वो आहान कहाँ है? कार से उतरते हुए निशा बोली, आहान को कुछ काम था, इसलिए उसने मुझे अकेले भेजा है। दीदी, वहां क्या हो रहा है? सब ठीक तो है? तृप्ति की बात सुनकर निशा ने उसके बालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखा। निशा के चेहरे पर तृप्ति के लिए प्यार साफ झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आहान क्या करने वाला है। मिडल्टन रिजॉर्ट में मैंने अपनी आंखों से देखा कि जस्सी और उसके पापा आहान को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जसमीत अंकल तो आहान के जूते साफ करने को भी तैयार थे, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। छोड़ो भी, वहां लोग आहान को आहान सर कहकर बुला रहे थे। वहां जाकर मुझे आहान का असली चेहरा देखने को मिला। निशा भी नहीं समझ पा रही थी कि आहान की असली पहचान क्या है। निशा के कहने का मतलब था कि जिंदल परिवार पर आई मुसीबत टल गई है। निशा की बात खत्म होते ही ईशान अंकल अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, यहाँ ऐसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हमें देखना होगा कि अभी हमारे पास कितने पैसे हैं। ईशान की बातें सुनकर बाकी परिवार ने उसकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन हम ऐसा क्यों करें? तुम्हें इस समय पैसे देखने की क्या जरूरत है? ईशान अंकल इतने खुश हुए कि हंसते हुए बोले, अभी तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में अनाउंसमेंट हुआ है। चार्ट में बताया गया है कि अब तक जो निवेश हिस्सा जस्सी परिवार के पास था, अब उसकी जगह जिंदल परिवार ले लेगा। इसलिए अब हम जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। अगर हम जस्सी जितनी संपत्ति जमा नहीं कर पाए तो दूसरे शेयर धारकों से बात करेंगे। ईशान अंकल की बातें सुनकर सब खुशी से उछल पड़े। वाह, ये तो कुछ बात है, अब मजा आएगा। आहान ने जरूर ऐसा किया होगा। तृप्ति को इतना अच्छा दोस्त कहां से मिला? देखते ही देखते वहां छोटा मोटा जश्न शुरू हो गया। आज पहली बार जिंदल परिवार जस्सी पर भारी पड़ा था। जस्सी को न सिर्फ निवेशक समूह से बाहर कर दिया गया, बल्कि उसकी जगह जिंदल परिवार को मौका दिया गया। जस्सी चाहकर भी इस शो में निवेश नहीं कर सकते थे। इसके अलावा निशा का जस्सी परिवार से दूरी बनाने का प्लान समय से पहले ही पूरा हो गया। सब लोग खुशी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तृप्ति उनकी खुशी देखकर हैरान थी। उसने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और एक तरफ जाकर आहान को मैसेज किया, आहान तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? इसके साथ ही तृप्ति ने एक शरारती सिमोजी भी भेजी थी। तृप्ति का मैसेज देखकर आहान ने जवाब दिया, मैं तो बस सोने जा रहा था। जवाब में तृप्ति ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। आहान ने तृप्ति का मैसेज देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? जवाब में तृप्ति का मैसेज आया, बेवकूफ, क्या मैं तुमसे नहीं मिल सकती? तो आहान जी, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तृप्ति कुछ देना चाहती थी। आहान हैरान था कि तृप्ति इस समय क्या देना चाहती है। आहान तृप्ति को मना कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि तृप्ति नहीं मान रही तो उसने मैसेज भेजा, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तृप्ति का घर यूनिवर्सिटी के पास था और तृप्ति के लिए रात में यूनिवर्सिटी जाना आसान था। इसलिए तृप्ति ने मैसेज भेजा कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में मिलो। रात में खेल मैदान सभी रोमांटिक कपल्स के मिलने की सबसे अच्छी जगह होती है। जब आहान ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने निशा से सब सुन लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आहान। अगर तुम नहीं होते तो आज जिंदल परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तृप्ति यूनिवर्सिटी के मैदान में आहान के सामने खड़ी थी।
जब तृप्ति घर से निकल रही थी तो जिंदल परिवार के लोग तृप्ति से कह रहे थे कि वो आहान के लिए कुछ तोहफा ले जाए। आहान जिंदल परिवार के लिए बहुत रहस्यमयी था, लेकिन तृप्ति अपने साथ कोई तोहफा नहीं लाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास आहान के लिए सबसे खास तोहफा है। तो तृप्ति, तुम मुझे क्या तोहफा देना चाहती थी? आहान जैस्मीन से प्यार करता था, लेकिन जैस्मीन ने उसे कभी अपना नहीं माना। वो सिर्फ आहान का इस्तेमाल कर रही थी। आज तृप्ति की बातों से आहान को लगा कि तृप्ति उसे कोई तोहफा देना चाहती है, और तृप्ति इतनी रात में क्या तोहफा लेकर आई है। आहान बस यही सोचकर थोड़ा उत्साहित हो गया। तृप्ति ने आहान को एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, पहले अपनी आंखें बंद करो। तृप्ति की बातों से माहौल में थोड़ी रौनक आ गई। आहान आंखें बंद करके तृप्ति के तोहफे का इंतजार करने लगा। आमतौर पर हिंदी फिल्मों में ऐसे मौकों पर किस सीन शूट किया जाता है, और आहान के मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। हालांकि आहान इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद तृप्ति उसे अपने साथ रात बिताने के लिए कहेगी। लेकिन काफी देर बाद भी तृप्ति ने आहान को किस नहीं किया, तो आहान ने पूछा, तृप्ति, तुम यही हो या कहीं गई हो? क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूं? लेकिन जवाब में तृप्ति ने आहान को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं आहान, अभी नहीं, अभी आंखें मत खोलो। हालांकि इतनी देर तक आंखें बंद करके इंतजार करते हुए आहान की आंखें एक तरफ से थोड़ी खुलने लगी। आहान ने अपनी नम आंखों से देखा कि तृप्ति अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए उसे घुमा रही है। तभी तृप्ति ने आहान से आंखें खोलने को कहा। हाँ आहान, अब तुम आंखें खोल सकते हो। आहान ने आंखें खोली तो देखा कि तृप्ति हाथ में एक कागज का तारा लिए हुए थी और मुस्कुराते हुए बोली, सरप्राइज आहान, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। इन कागज के तारों को देखकर आहान समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसके मन में न जाने कितने सपने थे, और इधर तृप्ति उसके सामने हाथ में एक कागज का तारा लिए हंसती हुई खड़ी थी। आहान समझ नहीं पा रहा था कि तृप्ति किस बात पर हंस रही है। आहान के चेहरे पर आश्चर्य देखकर तृप्ति ने आंखें घुमाई और बोली, क्या बात है आहान, तुम्हें ये कागज के तारे पसंद नहीं आए? मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें मोड़ना सीखा है। कल पूरी रात मैं इन्हें मोड़ना और बनाना सीख रही थी। तृप्ति की बात सुनकर आहान ने झट से तृप्ति के हाथ से कागज का तारा छीन लिया और खुश होने का नाटक करते हुए बोला, वाह तृप्ति, इतने अच्छे कागज के तारे बनाना तुमने कहां से सीखा? मुझे तो लगा था तुमने खरीदे हैं। मैं तो हैरान हूं। आहान खुश दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वैसे तृप्ति, क्या तुम मेरे लिए सिर्फ यही तोहफा लाए हो? आहान के ये पूछने पर तृप्ति खुश होकर बोली, हाँ आहान, ये मैंने कल रात अपने हाथों से बनाए थे। तृप्ति खुशी से ये कह रही थी और आहान गुस्से में उसे मन ही मन कोस रहा था। तृप्ति ने उसे रात में जगाकर इतनी दूर बुलाया था कि उसे ये कागज का तारा दे दूं। आहान ने अपने चारों ओर देखा। उस रात यूनिवर्सिटी के कई कपल खेल के मैदान में बैठे थे, और ये तृप्ति ही थी जो उसे कागज का तारा देकर खुश हो रही थी। आहान सोच रहा था कि इस बेवकूफ लड़की का क्या करे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद करीब 11 बजे आहान ने तृप्ति को याद दिलाया कि रात 11 बजे उसे जिम जाना है। रात के 10 बज चुके थे। तृप्ति को वापस चले जाना चाहिए। समय देखकर तृप्ति भी डर गई और तुरंत अपनी कार में बैठकर वापस चली गई। इस समय आहान बीच होटल में वापस जाने के मूड में नहीं था, इसलिए वो सोने के लिए विश्वविद्यालय में अपने छात्रावास में वापस चला गया। छात्रावास में आहान ने देखा कि उसका रूममेट और सबसे अच्छा दोस्त अमन अपने कानों में हेडफोन लगाए कमरे के बाहर गलियारे में बैठा था और एक किताब पढ़ रहा था। तृप्ति के घर पर नकुल ने कहा था कि आहान ने अमन से पैसे लिए थे और वो अभी भी एक एक पैसे के लिए मोहताज है। आहान लगा कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सूरज और उस लड़की के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। तुम्हारी रैंकिंग बढ़ाने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं, अब अगर तुम्हारी शक्ल ही अच्छी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। सूरज हॉस्टल में आहान के बगल वाले कमरे में रहता था। आहान और सूरज की कभी नहीं बनती थी। सूरज एक बहुत अमीर परिवार का लड़का था और एक अव्वल दर्जे का प्लेबॉय था। उस लड़की और सूरज के बीच इस समय जो झगड़ा चल रहा था उसका कारण ये था कि सूरज ने यूनिवर्सिटी में चल रहे लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उस लड़की की रैंकिंग बढ़ाने के लिए बहुत पैसा लगाया था।
बदले में उस लड़की ने उसके साथ सोने का वादा किया था। लेकिन अब यह बात सामने आ रही थी कि उस लड़की की रैंकिंग नहीं बढ़ी थी और सूरज कई दिनों से उसका शोषण कर रहा था, जबकि वो लड़की सूरज से पैसे मांग रही थी। ये वही लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म था जिसमें कभी जैस्मीन भी परफॉर्म करती थी। अहान उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत गरीब परिवार से थी और सिर्फ पैसों के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर ये सब करती थी। अहान ने देखा कि कई गरीब लड़कियां थी जो कुछ पैसों के लिए इन लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो अपलोड करने के बाद सूरज जैसे लोगों के चंगुल में फंस जाती थी। और पहले ये प्लेटफॉर्म किसी की मदद करने और ज्ञान बांटने के लिए बनाया गया था। बाद में ये केवल नाच गाने के वीडियो से भर गया और अब इसमें स्ट्रिप शो होने लगे थे। ज्ञान बांटने के लिए बनाया गया एक ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म अब केवल एक पोर्न शो बन गया था। थ्रूफ इस बात से बहुत नाराज थी। अहान को लगा कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सूरज और उस लड़की के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अहान ने देखा कि सूरज उस लड़की को मारने वाला है। तब अहान विरोध नहीं कर सका। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको, क्या हो रहा है?